हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो आपका आज रिवीजन चलेगा। ठीक है, अब तक आपने जितना भी एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है उसका आज रिवीजन चलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्लासेज हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग हमारी 2 घंटे की क्लास चलेगी, तो बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिएगा। और जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग क्लास को एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शाम को 6 बज रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, जितना भी यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग बोल रहे हैं। ठीक है, सभी लोग को गुड इवनिंग। गाइज, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो 50% अगर आज भी का आएगा पहला तो क्वेश्चन आपका आपके बहुत ही स्क्रीन पे है और फायदा आप है, सभी क्योंकि लोग आप कम पढ़ेंगे से और कम पास जवाब हो देंगे। जाएंगे। ठीक है, निम्नों तो में इसको से क्लास बिल्कुल मत कौन मिस सा कीजिएगा, गैर लास्ट तक देखते पारंपरिक रहिएगा। ठीक है, ऊर्जा जिससे कि स्रोत आपको है? अभ्यास भी हो सभी लोग जाएगा। को बताना बाकी बात है ये कि जो एनर्जी निम्न में से कंजर्वेशन है आगे कौन भी सा आपका काम गैर देगा। ठीक है, पारंपरिक जनरली ऊर्जा सभी चीज़ में स्रोत काम देते होता हैं, है? तो इसको बिल्कुल मत तेल, मिस कीजिएगा। कोयला, ठीक है, बायोगैस या तो गाइज आई उपरोक्त में होप कि से आप सभी नहीं लोग है? यहाँ पे तो जुड़ आप चुके सभी को हैं, और बताना जितने है, लोग यहाँ पे जल्दी जुड़ से चुके हैं फटाफट सेशंस कमेंट को भी शेयर करेंगे। कर दिए होंगे। गैर बाकी बात पारंपरिक गाइज की, ऊर्जा अगर फ्री पीडीएफ स्रोत चाहते हैं है। तो टेलीग्राम सभी से लोग ज्वाइन कर बताएंगे कि लीजिएगा, गैर वहाँ पे पारंपरिक हम डाल ऊर्जा क्या देंगे। ठीक है, होता इसकी है? पीडीएफ। तेल दूसरी बात होता यहाँ है, पे ये है कोयला कि या अगर बायोगैस या आपको कुछ उपरोक्त इनमें एग्जाम से में हेल्प कोई वगैरह नहीं। एक चाहिए बात तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखेंगे, जो रखिए, बाकी पॉलिटेक्निक बात के फिर हम संभाल स्टूडेंट हैं लेंगे वहाँ पे। उनका ठीक है, क्वेश्चन हिंदी तो चलिए, और काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हिंदी हैं, तो प्लस चलिए क्लास इंग्लिश को आज दोनों में स्टार्ट अवेलेबल करते है, हैं, तो और कोई सभी लोग दिक्कत वाली लास्ट तक बात जरूर नहीं बने है। रहिएगा। तो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट हम क्लास होने एनर्जी वाली है। कंजर्वेशन का हिंदी में करा रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ भी लेंगे अच्छे से। आपके कंपटीशन में भी आपका मतलब कंपटीशन में भी आपका काम कर देगा, तो कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जेशन का पहला क्वेश्चन, तो काफ़ी लोग का यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बायोगैस होता है। क्या होता है? बायोगैस। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से, कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा का, प्राकृतिक गैस का, वायु ऊर्जा का या ज्वार शक्ति का? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का, कि जो हमारा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है वो नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का, परंपरागत, अगर यहाँ पे ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है की बात करें, तो हमारा प्राकृतिक जो गैस होती है ये हमारा ऊर्जा नहीं होती। ठीक है, परंपरागत गैर ऊर्जा नहीं होती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे आपका। सौर ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रही है तो ये ऊर्जा है। वायु ऊर्जा है, ज्वार शक्ति की बात कर रही है, माने यहाँ भी एनर्जी है, बट यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है वो हमारा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। एक बात और, यहाँ पे जो आप फालतू क्वेश्चन करेंगे उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बस उसका आंसर करना है। ठीक है, बाकी बात जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो जब हम कोई अपडेट डालते हैं बीटीयूपी के तो उसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, आप सभी का मॉक टेस्ट होना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कब होगा कब नहीं होगा आपको इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपका एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होना है तो हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए? बहुत लोग कह भी रहे हैं कि आ रहा है, तो पता नहीं, अभी तो शो नहीं हो रहा है। देखा जाए क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी, ध्यान से, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सौर ऊर्जा से, प्राकृतिक गैस से, सड़क निर्माण से, रेलवे लाइन से? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी वो किससे संबंधित है? सो गाइज, यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे कि बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर में 2015 में प्रारंभ हुई थी प्राकृतिक गैस से संबंधित है। किससे? प्राकृतिक गैस से। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चौथा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? कौन सा? पारंपरिक पहले हम लोग पढ़ चुके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत पूछा जा रहा है, तो आप सभी को बताना है कौन सा होगा। कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम या बायोगैस। फटाफट से कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जहाँ पे अपारंपरिक स्रोत पूछा जाए वहाँ पे जो हमारा बायोगैस होता है, क्या होता है? बायोगैस जो होता है वो हमारा ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है पांचवा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संबंध में ओटीई का मतलब क्या होता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के संबंध में ओटीई का मतलब पूछा जा रहा है। समुद्र ज्वार ऊर्जा होता है, या समुद्री उष्मीय ऊर्जा होता है, या समुद्री ज्वारीय बिजली होती है, अन्य उष्मीय ऊर्जा होता है। तो सभी लोग यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के संबंध में ओटीई का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पांचवा का किन में से कौन सा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल क्लास मिस मत कीजिएगा। तो गाइस सभी लोग याद रख लेंगे, ओटीई का मतलब होता है समुद्री उष्मीय ऊर्जा। क्या? समुद्री उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जल्दी से एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपके ग्रुप्स होंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे। क्लास मज़ा आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपकी हमको मोटिवेशन मिले। काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग देख भी लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, उनको लाइक करने में पता नहीं क्या जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग बताएंगे ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। तो गाइज यहाँ पे एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत पूछा जा रहा है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, तो यहाँ पे भूमंडलीय है, यहाँ पे भू से याद रखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा। कौन सा? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत होता है। हिमाचल प्रदेश में पूछा जा रहा है, ध्यान से। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत होता है। पहला आपका दिया गया है भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और देख रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत होता है वो भूतापीय होता है। क्या होता है? भूतापीय होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आठवां आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत है। ये आपका बेसिक से है गाइज, आपका शुरू से ही क्लास चल रही है। ठीक है, तो आपका बेसिक से है, ये सारे के सारे आपके पहले और दूसरे चैप्टर में ये जितने भी गैर हो गए वाजिड़ स्रोत, जितने भी ऊर्जा स्रोत होते हैं वो सारे के सारे ये सब फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में हैं आपके। ठीक है, तो उसी से अभी आपका चल रहा है, धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा तो लेवल बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं बात है इसमें। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत है? वो ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत पूछा जा रहा है, तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। कृषि अपशिष्ट होगा, सूखा गोबर होगा, सूर्य होगा या प्राकृतिक गैस। सभी लोग बताएंगे कि वाजिड़ स्रोत क्या होगा। अगर आपने पहला चैप्टर भी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वाजिड़ स्रोत होता है प्राकृतिक से संबंध रखता है। किससे? प्राकृतिक से। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला एकदम भौकाली क्वेश्चन आ गया है आप सभी के
लिए निम्नलिखित में से 9वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वाजिड़ ऊर्जा का जो हमारा ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत है वो तो हमने जान लिया कि क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है। तो हमारा देखिए कोयला जो है, ठीक है, कोयला हमारा ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत होता है। पेट्रोलियम भी होती है, प्राकृतिक गैस भी होती है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि प्राकृतिक जो गैस होती है हमारा वाजिड़ ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। लेकिन नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी लॉक कर देंगे। माने आपका ईंधन जो है वो ऊर्जा का वाजिड़ स्रोत में नहीं आता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं इसका, आई होप। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत होता है। नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। कोयला नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, पौधा, प्राकृतिक गैस। तो आप सभी को यहाँ बताना है कि नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत पौधा क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या पौधा है होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या पौधा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ पे कोयला जो है वो नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पौधा है ये नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। फिर से वही सवाल पूछा गया है, ऑप्शन आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। तो सभी लोग बताएंगे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। सभी यहाँ पे देखिए ऊर्जा की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नवीनकरणीय स्रोत पूछा जा रहा है। फटाफट से कमेंट करेंगे 11 नंबर का, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि नवीनकरणीय स्रोत हमारा नाभिकीय ऊर्जा होती है, कोयला भी होता है, पेट्रोल भी होता है, लेकिन जो हमारा सौर ऊर्जा होता है ये हमारा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं, डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 12 नंबर का, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला होता है। माने ज्यादा सभ्य वाला होता है। यहाँ पे सर्वाधिक सभ्य वाला पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक सभ्य वाला होता है। पहला दिया गया है जैव पुंज शक्ति, सौर शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति, अपशिष्ट से अर्जित। तो सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करेंगे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक सभ्यता वाला होता है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा जो सौर शक्ति होता है, क्या सौर शक्ति, ये हमारा भारत में मतलब सबसे या सर्वाधिक सभ्यता वाला नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। क्या होता है, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक सभ्यता वाला नवीनकरणीय ऊर्जा होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। नवीकरणीय भी हम लोग पढ़ रहे थे, अब अनवीकरणीय से इस क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो बताएंगे फटाफट से कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। बायोगैस, सौर या पवन या कोयला। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बायोगैस होता है या सौर ऊर्जा या पवन या कोयला। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अनवीकरणीय स्रोत की बात करें तो जो हमारा कोयला होता है, ठीक है, कोयला ये हमारा अनवीकरणीय स्रोत में आ जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आपका बेसिक से क्वेश्चन चल रहा है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर सभी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेगा कोई, फिर आपका धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है।
परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत होता है। यह किससे निकाली जाती है? यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से या उपयुक्त सभी से। तो आप सभी को बताना है कि परमाणु ऊर्जा एक खनिज पर आधारित होता है, आधारित ऊर्जा स्रोत होता है। यह किससे निकाली जाती है? सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि परमाणु ऊर्जा एक खनिज पे आधारित होती है। यह यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ठीक है, ये सारे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों से निकाली जाती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी उपयुक्त आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 15 नंबर, निम्नलिखित में किस नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक था? फिर से क्वेश्चन एक बार, निम्नलिखित में से किस नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक था? ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है 2024 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक था। ठीक है, किसका? नवीनकरणीय ऊर्जा का पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग बताएंगे सौर ऊर्जा, बायोमास शक्ति या अपशिष्ट जनित ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो आप सभी लोग बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट से 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे, काफ़ी लोग का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। पवन शक्ति यानी नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन वर्ष 2014 में स्थापित जो क्षमता देश में सर्वाधिक था वो पवन ऊर्जा का था। किसका? पवन ऊर्जा का। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, क्या है? जैविक ईंधन, फासियल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति या पवन ऊर्जा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत यदि पूछा जाए तो हमारा पवन ऊर्जा जो होता है, ठीक है, ये हमारा जो पवन ऊर्जा होता है ये हमारा स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए थे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 17 नंबर, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। फटाफट से बताएंगे जिस राज्य ने पवन ऊर्जा को विकसित किया है उसका नाम पूछा जा रहा है। गुजरात में हुआ था, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि पवन ऊर्जा का विकास किस राज्य में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जहाँ पे पवन ऊर्जा के विकास की बात करें तो हम लोग याद रखते हैं गुजरात। जो हमारा गुजरात राज्य है ये पवन ऊर्जा को विकास के क्षेत्र में आगे किया था। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में, दार्जिलिंग में, मुंबई में, चेन्नई में। तो सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि भारत में विद्युत जो आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, माने जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारा दार्जिलिंग है यहाँ पे विद्युत आपूर्ति के सबसे पहले शुरुआत हुई थी, ये भारत के अंतर्गत में है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए थे वो सभी लोग करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 19 नंबर का। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन था? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे भाई लोग, और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे और जितने लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है तो आप लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आपसे कोई फीस ली नहीं जाती। आपके लिए पीडीएफ बनाना प्लस में आपको पढ़ाना लिखाना ये सारे करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और आपके जितने भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन होके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन था? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई।
समझ गए क्वेश्चन। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर पूछा जा रहा है। तो ऐसी बातों को सिंपली भाषा में याद रख लीजिएगा कि अगर जहाँ पे नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर पूछा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है दिल्ली। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारा दिल्ली शहर है, ठीक है, वो नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर था। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग भाई लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है 20 नंबर, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। श्वेत कोयला है, ये श्वेत कोयला क्या बोलते हैं इसको? यूरेनियम को, जल विद्युत को, हीरा को, या बर्फ को? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ये जो श्वेत कोयला है, श्वेत कोयला, श्वेत का संबंध हमें लगता है कि शीत से है। किससे है? शीत से। ठीक है, बोल सकते हैं हम शीत से। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो श्वेत कोयला होता है हमारा, जल विद्युत जो है इससे संबंध होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सभी लोग जवाब देंगे। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? निजाम सागर में, शिव समुद्र में, रामागुंडम में, या मैसूर में? सभी लोग जवाब देंगे। भाई सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे 21 का। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? निजाम सागर, शिव समुद्र दिया गया है, रामागुंडम और मैसूर दिया गया है। तो सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, भारत में यदि सबसे पहले अगर पूछा जाए जल विद्युत शक्ति संयंत्र तो शिव समुद्र। ठीक है, शिव समुद्र याद रख लीजिएगा। जहाँ पे जल विद्युत शक्ति की बात किया जाए तो यहाँ पे समुद्र याद रख लीजिएगा, तो शिव समुद्र। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? नेवेली, एनोर, तूतीकोरिन, या मेटूर? सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। देखते हैं कितने लोग को पता है। किस स्थान पे पूछा जा रहा है, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। जो विद्युत हमारा है, क्वेश्चन समझिएगा, जल शक्ति से पैदा की जाती है। स्थान पूछा जा रहा है नेवेली में, एनोर में, या तूतीकोरिन में, या मेटूर में? सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो हमारा विद्युत है जल शक्ति से जो पैदा किया जाता है मैसूर में किया जाता है। कहाँ पे? मैसूर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग बताएंगे। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग कितना? सभी लोग बताएंगे। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, या पांचवा भाग पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान, जो हम लोग विद्युत शक्ति यूज करते हैं उसमें पूछा जा रहा है कि जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, या पांचवा भाग? सो यहाँ पे फटाफट से कमेंट करेंगे 23 का। कहीं यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे कि भारत में अगर कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान पूछा जाए तब पांचवा भाग है। कितना? पांचवा भाग। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी होती है? यहाँ पे पहला दिया गया एटॉमिक ऊर्जा का, थर्मल ऊर्जा का, हाइड्रो ऊर्जा का, वायु ऊर्जा को? सभी लोग बताएंगे। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित किस में होती है? तो गाइस यहाँ पे सभी लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी होती है थर्मल ऊर्जा का होता है। ठीक है, थर्मल ऊर्जा का। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एक बार क्वेश्चन फिर से 25 का। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे दिया गया है आणविक, तापीय, जल विद्युत, या सौर?
जल्दी से बताएंगे। फटाफट से क्वेश्चन 25 का आंसर बताएंगे। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर ऊर्जा? सौर, या जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा होगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि भारत में अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो तापीय, क्या होगा? तापीय, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे 26 का। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़? फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है। फटाफट से कमेंट करिएगा। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है, छत्तीसगढ़? सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 27 का। ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुड़म तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात? तो सभी लोग यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताएंगे 27 का कि ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो कोरबा उत्तर प्रदेश ये नहीं है, रामगुड़म तमिलनाडु ये भी गलत है, तलचर आंध्र प्रदेश ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर है क्या? कावास गुजरात। कावास गुजरात, ठीक है, माफ कीजिएगा, कावास गुजरात, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 29 का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? केवल कोयला का, कोयला और प्राकृतिक गैस का, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से कमेंट के बताएंगे कि जब हम लोग किसी भी ऊष्मीय विद्युत ऊर्जा को पैदा करते हैं तो किसका यूज करते हैं। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि ऊष्मीय विद्युत को पैदा करने के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस, ये तीनों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का आपके क्वेश्चन पे और सभी लोग जवाब देंगे। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पोखरन, सूरतगढ़, रावतभाटा या चित्तौड़गंज? सभी लोग बताएंगे। राजस्थान में परमाणु विद्युत यानी पावर स्टेशन जो होते हैं कहाँ पे स्थित है? पोखरन में, सूरतगढ़ में, रावतभाटा में या चित्तौड़गढ़ में? तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि राजस्थान में जो परमाणु विद्युत यानी पावर स्टेशन है वो हमारा कहाँ पे? रावतभाटा में, ठीक है। रावतभाटा में उसका पावर स्टेशन है यानी परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है राजस्थान में। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा रावतभाटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? हाजिरा में, या फिर दिखा गया कल्पकम में, या थाल में, या तूतीकोरिन में? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल जो संयंत्र अधोलिखित में से हमारा यहाँ पे जो कल्पकम, यहाँ पे जो आपका दिया गया है कल्पकम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 32 का। निम्नलिखित में से ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? जैविक मात्रा में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। सौर ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? फटाफट कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा जो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा
सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। ठीक है, तो 32 का जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 33 का। भारत में कौन सा राज्य और भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पाद में अग्रणी है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पाद में अग्रणी है? ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पाद में अग्रणी है, माने आगे है बोल सकते हैं यहाँ पे, अग्रणी का मतलब। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा जो हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान जो है हमारा अग्रणी है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 34 का आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र पूछा जा रहा है कहाँ पे स्थित है? कायल में या जैसलमेर में, माधापुर में या कच्छ का रण में? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जहाँ पे भारत में पूछा जाए कि सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र, तो हमारा माधापुर में, कहाँ? माधापुर में स्थित है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा, या फजाई के द्वारा, हरे पौधे के द्वारा? तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे किसके द्वारा सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है। तो गाइस यहाँ पे 35 का सभी लोग आंसर याद रख लीजिएगा कि जो हमारा सौर ऊर्जा है उसका अधिकतम यौगिकीकरण हरे पौधे के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 36 और सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा उत्पाद में भारी लागत का, बी दिया गया है प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करने के भय का, या ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के अधिक प्रयोग का, या ऊर्जा के स्रोत की अनुपलब्धता का, मतलब उसकी उपलब्धता का नहीं। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि ऊर्जा संकट किसका परिणाम होता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे 36 का, ऊर्जा का संकट किसके परिणाम होता है। देखिए ऊर्जा का जो हमारा संकट होता है, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत की जो उसकी अनुपस्थिति होती है, यानी बोल सकते हैं अनुपलब्धता का सबसे बड़ा संकट इसका ऊर्जा का संकट का परिणाम होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 36 और सभी लोग पढ़ेंगे जवाब और इसका सभी लोग जवाब देंगे। मुंबई हाई किससे संबंधित है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, या जूट से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पटसन, दूसरे नाम से पटसन भी बोल लेते हैं जूट को। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे मुंबई हाई किससे संबंधित है। फटाफट से कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि मुंबई हाई जो हमारा होता है पेट्रोलियम से संबंधित होता है। किससे? पेट्रोलियम से। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे बताया पूछ रहा है कि जो हमारा बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसकी खोज सन 1965 में हुई थी, ठीक है, 1965 में हुई थी। या फिर कह रहा है कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किमी दूर स्थित है, या सबसे पहला तेल कुआं सन 1974 में खोदा गया था, या इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। फटाफट से बताएंगे कि इनमें से सही तथ्य कौन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जितने देखिए हमारा जो इसकी जो खोज है सन 1965 में की गई थी। ठीक है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र का जो खोज हुई थी 1965 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहला तेल कुआं सन 1974 में खोदा गया था और इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने भी खोजा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो बी वाला है, ठीक है, यानी बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किमी दूर स्थित है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है,
यानी ये तथ्य सही नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 39 का। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से राज्यों में वर्ष 2013 और 14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2013 और 14 में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? गुजरात, असम, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि गुजरात है, असम है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि 2013-14 में हमारा जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा क्या है? वो हमारा है राजस्थान। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे याद रख लीजिएगा 2013-14 में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पाद रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। अंकलेश्वर के किस नाम से जाना जाता है? अंकलेश्वर जो है किस नाम से जाना जाता है? पहला आपका दिया गया है कि स्वर्ण से, कोयला से, गैर से या फिर तेल से। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि अंकलेश्वर के लिए किसको जाना जाता है। तो गाइज 40 नंबर का सभी लोग आंसर याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा जो हमारा अलंकेश्वर जो है ये हमारा तेल से संबंध है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। आप सभी बताएंगे कि बरौनी में या विशाखापट्टनम में या बिग बोई में या मुंबई में। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे 41 का इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस सभी लोग याद रख लेंगे कि भारत में तेल की पहली जो परिष्करणशाला स्थापित की गई थी वो डिगबोई में की गई थी। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र, बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह है जो बंदरगाह और तेल परिष्करण दोनों मतलब केंद्र दोनों है? ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, कोलकाता, क्यूलोन और कंडाला, कोजिकोड, कटक और हल्दिया, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हमारा मंगलुरु, हल्दिया और विशाखापट्टनम। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट है, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 43, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। सभी लोग बताएंगे कि तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में, असम राज्य में, कर्नाटक राज्य में या आंध्र प्रदेश राज्य में? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तातीपाका तेल शोधनशाला जो हमारा है ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पे तातीपाका तेल शोधन स्थित है। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? बड़ोदरा आईओसी या मथुरा आईओसी या विशाखापट्टनम एचपीसीएल या मुंबई बीपीसीएल? तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे कि इस समय जो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो हमारा बड़ोदरा में है। कहाँ पे? बड़ोदरा में, यानी आईओसी में। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बड़ोदरा याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? चीन में, अमेरिका में, रूस में या वेनेजुएला में? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे तेल के कोष की अगर बात करें तो वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला जो है तेल के कोष के सबसे ज़्यादा मतलब इसी देश में होते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 46, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है किस देश में? ईरान में, कनाडा में, सऊदी अरब में, वेनेजुएला में? तो
तो यहाँ पे ये भी बात याद रख लीजिएगा, अगर जहाँ पे खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार की बात करें तो वेनेजुएला में, ठीक है। ये वेनेजुएला जो देश है यहाँ पे खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन को बदल दिया, ठीक है। बात करने का उसका तरीका बदल दिया कि कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तो हमारा वेनेजुएला पड़े ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो ही जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है। इराक है, ईरान है, या सऊदी अरब है, या रूस है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे कि विश्व में अगर पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश पूछा जाए तो हमारा क्या है, सऊदी अरब। कौन सा, सऊदी अरब, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सऊदी अरब जो हमारा है विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। रास तनूरा तेल शोधनशाला पूछा जा रहा है, कहाँ पे स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ईरान में, या सऊदी अरब में, या इराक में। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है। फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जहाँ पे रास तनूरा तेल शोधन की बात करें तो हमारा सऊदी अरब में ही स्थित है, ठीक है। सऊदी अरब में ही स्थित है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि निम्नांकित देश में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यात एवं आयात दोनों करता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा देश है जो खनिज तेल का निर्यात और आयात दोनों करता है। रूस, चीन, यूके, या यूएस। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा ऐसा देश है जो खनिज तेल का निर्यात और आयात दोनों करवाता है। फटाफट से कमेंट करेंगे। यहाँ पे रूस है, चीन है, यूके है, या यूएस है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जो हमारा यूएस है ये हमारा खनिज तेल और निर्यात यानी निर्यात आयात दोनों का क्या करता है, निर्यात आयात दोनों करता है। मतलब ये देश है जो आपका यूएस, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन से तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, विश्व में पूछा जा रहा है, ठीक है। विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन, यूएस, यूके, या सऊदी अरब। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा यूएस है, ठीक है। यूएस हमारा ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति अणु शक्ति से प्राप्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 60 नंबर वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति अणु शक्ति से प्राप्त करता है। किससे, अणु शक्ति से। जापान हो गया, या स्लोवेनिया हो गया, या फ्रांस, या स्वीडन। सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। अणु शक्ति से प्राप्त करता है, जल्दी से, विद्युत आपूर्ति को अणु शक्ति से प्राप्त करता है कौन सा देश है। फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे कि जहाँ पे सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति अणु शक्ति की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फ्रांस जो है वो हमारा अणु शक्ति से, मतलब उसकी जो विद्युत आपूर्ति होती है अणु शक्ति से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फ्रांस राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 61 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है।
विश्व में, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं 61 का। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 आप सभी की स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विश्व में अधिकतम सभ्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन, विश्व में अधिकतम सभ्य जल शक्ति वाले नदी बेसिन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कांगो, अमेजन, नर्मदा, कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी, या दिया गया है कोलोरेडो, नर्मदा, सेंट लॉरेंस या नील अमेज ओब। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि विश्व में अधिकतर सभ्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि विश्व में अधिकतम सभ्य जल शक्ति वाले कतिपय जो नदी है वो हमारा कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी, ठीक है। तो ये बात सभी लोग याद रखेंगे। गाइस 63 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, विश्व में पूछा जा रहा है कि पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था? जर्मनी में, ब्रिटेन में, रूस में या यूएस में? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, और सभी लोग बताएंगे कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थापित हुआ था। देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग कि विश्व में यदि पहला परमाणु बिजली घर की बात करें तो हमारा जो यूएस है, ठीक है, यूएस में हमारा पहला परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी लॉक हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? देखिए बाकू जो है वो किससे संबंध करता है, आप सभी को बताना है। हवाई जहाज के उद्योग से, लोहा के उद्योग से, या समुद्री जहाज के उद्योग से, या पेट्रोलियम से? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे बाकू की प्रसिद्धि क्यों है। देखिए बाकू की प्रसिद्धि पूछा जा रहा है, यानी बाकू की संबंध किससे हो सकता है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा 64 का कि जो बाकू का संबंध है पेट्रोलियम से है। किससे? पेट्रोलियम से, ठीक है, इसीलिए यह प्रसिद्धि है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया उसी से कि बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो देखिए यहाँ पे बाकू से संबंधित अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम हमारा एक तेल है, आयल है, ठीक है। तो लोह अयस्क तो हो नहीं सकेगा, यहाँ पे स्वर्ण भी नहीं होगा। खनिज तेल और जस्ता दिया गया, ठीक है, तो यहाँ जस्ता होगा नहीं। खनिज तेल हमारा किससे संबंध करती है? कोई भी जैसे खनन की बात करें यहाँ पे तो बाकू हमारा पेट्रोलियम है, तो क्या है? एक खनिज तेल है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पाद के लिए परिक्षेप्य में भारत में उत्पाद है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पाद के परिक्षेप्य में भारत में उत्पाद है केवल 1%, 0.1%, 2% और 3%। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पाद के परिक्षेप्य में भारत में उत्पाद कितना है। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग, केवल 1%। कितना? केवल 1%, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पाद क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पाद, यानी 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष माने हर एक साल उत्पाद क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित कहाँ पे है? चीन में, भारत में, ब्राजील में या यूएस में? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा देश है
जहाँ पे 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पाद होती है। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा यूएस है, ठीक है, जो हमारा यूएस है, यहाँ पे हमारा 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पाद क्षमता वाला मतलब संसार का विशालतम देश है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। भारत में ऊर्जा उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। इसका तो आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं, बहुत ही ईजी है। गाइज यहाँ पे याद रखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पाद के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो हम लोग ऊर्जा उत्पाद करने के लिए हम लोग किसका, देखिए यहाँ पे खनिज तेल की बात कर रहा है, तो हम लोग ऊर्जा उत्पाद के लिए तो खनिज तेल का यूज करते नहीं है, प्राकृतिक गैस का भी नहीं करते, यूरेनियम का भी नहीं करते, करते हैं हम किसका, कोयला का, ठीक है। देखिए कोयला जो है हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कच्चा पदार्थ है, ठीक है। तो कोयला से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पाद करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत पूछा जा रहा है। कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल या नाभिकीय ऊर्जा? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल या नाभिकीय ऊर्जा? देखिए ये क्वेश्चन शायद हमने बता दिए थे, बट फिर भी एक क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए, तो बताएंगे। यहाँ पे वाणिज्य ऊर्जा की प्रधान स्रोत पूछा जा रहा है, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि भारत में यदि वाणिज्य ऊर्जा प्रधान स्रोत की बात करें तो हमारा जो कोयला होता है, ठीक है, ये कोयला आपका ऑप्शन राइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 72 और इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। कोयले से, यहाँ पे देखिए कोयला लिखा गया, ठीक है, केले लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कोयले से वाणिज्य रूप से, यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे वाणिज्य रूप बोला जा रहा है यहाँ पे, तो कोयला से समझेंगे, ठीक है। तो वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा कोयला है उससे पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो हमारा कोयला है, ठीक है, ये एक वाणिज्य ऊर्जा होती है, तो वाणिज्य होती है, और इससे हम लोग को जो सी ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होती है, ताप ऊर्जा। कौन सी, ताप ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि हमको कोयला से ताप ही मिलता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ताप ऊर्जा हमको कोयले से मिलता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए थे वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है? फटाफट से बताएंगे। निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है? गोंडवाना तंत्र, धारवाड़ तंत्र, कुडुप्पा तंत्र या बिंद तंत्र? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा तंत्र है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, शैल तंत्रों में अगर भारत के कोयले नियमों की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो गोंडवाना तंत्र है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ गया। कोयला किससे बनता है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कोयला किससे बनता है। आप सभी को नॉलेज भी बहुत अच्छे मिल पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का हमने कमेंट पढ़ा है इंग्लिश में प्रोवाइड कराने के लिए, तो देखिए दोनों प्रोवाइड होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में बनाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो आप सभी को ज़्यादा को समझ में हिंदी में ही आता है, इसलिए हिंदी ही बता दिया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश अपने से आप लोग समझ लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। इसकी PDF आज मिल जाएगी या मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आज या कल मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है। कोयला किससे बनता है? कच्चे तेल से, कोक से, यहाँ पे दिया गया है प्राणी उत्सर्जक के निक्षेप से, या संपटित और कठोरकृत जीवभार से? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए सभी को इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है।
और वहाँ पे कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी, पक्का कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कोयला किससे बनता है तो सभी लोग याद रख लेंगे, संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सभी लोग याद रख लीजिएगा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। किस्म कोयले की किस्म नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला आपका दिया गया है डोलोमाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट या पीट। फटाफट से कमेंट कर बताएंगे किस्म कोयले की किस्म नहीं पूछा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, किस्म कोयले की किस्म डोलोमाइट में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट है। तो ऑप्शन नंबर याद रख लीजिएगा डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग जवाब देंगे, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला। यहाँ पे देखिए बहुत टाइप के यहाँ पे आपको सर्वोत्तम मतलब गुणवत्ता वाला कोयला दिखाई दे रहा है, जैसे लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, बिटुमेनी, एथ्रोसाइट हो गई। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, लिग्नाइट, पीट या बिटुमेनी या एथ्रोसाइट। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा एंथ्रेसाइट जो है, ठीक है, एंथ्रेसाइट ये हमारा उच्च कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, एनो एंथ्रोसाइट में या बिटुमेंस में या पीट में या एग्नाइट में। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आप सभी का। कोयले में किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, एंथ्रोसाइट जो हमारा होता है, एंथ्रोसाइट में, ठीक है, हमारा अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए यहाँ पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होगा। तो जो हमारा सबसे अधिक गुणवत्ता वाला होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाला होगा वही तो हमारे लिए ज़्यादातर मतलब तापीय विद्युत को पैदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे जो हमारा एथ्रोसाइट है, ठीक है, यही हमारा होता है जो कि उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बिटुमन युग दिया गया है, लिग्नाइट भी दिया गया है, पीट भी दिया गया है, लेकिन जो हमारा एथ्रोसाइट है, ठीक है, एंथ्रोसाइट ये हमारा तापीय विद्युत को मतलब ज़्यादातर अधिक या कह सकते हैं कि अधिक गुणवत्ता वाला होता है, इसीलिए यह तापीय विद्युत को पैदा करता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव विशालतम भंडार पाया जाता है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव विशालतम भंडार पाया जाता है। उड़िया में, झारखंड में, जम्मू और कश्मीर में या तमिलनाडु में। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव विशालतम भंडार पाया जाता है कहाँ पे, उड़िया में या झारखंड में या जम्मू और कश्मीर में या तमिलनाडु में। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जहाँ पे लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव विशालतम भंडार की बात करें तो तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खनिज को काला सोना की संज्ञा दी जाती है, बॉक्साइट को, लौह अयस्क को या कोयला को या मैग्नीज को। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। काला सोना की संज्ञा किसको दी जाती है। देखिए हमारा जो सोना है, ठीक है, कोयला में ही पाया जाता है, ठीक है। अधिकतर आपने सुना होगा कि जो हमारे कोयला होते हैं इसी में हम लोग को, जैसे कोयला हो गया, डायमंड हो गया, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं कोयले खदान में। तो यहाँ पे हमारा जो काला सोना की बात करें तो काला से याद रख लीजिएगा जो कोयला होता है, ठीक है, कोयला को ही हम लोग काला सोना की संज्ञा देते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग बताएंगे कि झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अवस्थित है, जैसे कि उड़िया दिया गया है, पश्चिम बंगाल, झारखंड या छत्तीसगढ़। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या छत्तीसगढ़। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि झारखंड जो है हमारा यहाँ पे झरिया कोयला क्षेत्र वाला राज्य है जिसमें स्थित है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखिए उसी से क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, रेशम, थोरियम, सोना या कोयला। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, रेशम, थोरियम, सोना या कोयला। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपको डरना नहीं है और आपको आंसर सही करना है। ठीक है, वही देखिए क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं क्या, झरिया। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अभी तुरंत पढ़े कि झारखंड में जो कोयला की खानें हैं वो झरिया में है। इसी को उलट के क्वेश्चन पूछ दिया था आपका कि झारखंड में झरिया किससे संबंधित है, तो कोयला से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। अगर यह देखिए मोटा कोयला स्तर की भी बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए रानीगंज कोयला क्षेत्र दिया गया है, झरिया कोयला क्षेत्र दिया गया है, बोकारो कोयला क्षेत्र दिया गया है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा कोयला स्तर भी पूछा जाए तो हमारा झरिया कोयला क्षेत्र ही आएगा। ठीक है, तो झरिया कोयला क्षेत्र सभी लोग याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला, कोयला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सही ठीक इस टाइप के, तो झरिया याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सभी लोग जवाब देंगे कि सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए कोककारी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा पहला दिया गया है आपका रानीगंज से, न्योली से, सिंगरौली से या झरिया से। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बढ़िया कोककारी। तो कोककारी की बात करें जब, ठीक है, तो याद रख लीजिए जो हमारा सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरौली से कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है सबसे बढ़िया। तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो रानीगंज है। कहाँ पे, रानीगंज। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। झरिया, बोकारो, गिरिडीह ये भी है मतलब, लेकिन उससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग रानीगंज याद रखेंगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि हम लोग को गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पूछा गया है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए धूप वाले दिन जरूरी है। ठीक है, धूप वाले दिन गर्म जल हो सकता है। बादलों वाले दिन ये देखिए नहीं हो सकता। गर्म दिन भी, जिस दिन गर्म दिन होगा यानी धूप वाले दिन को ही गर्म दिन बोल सकते हैं। पवनों वाले दिन, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी इससे ही संबंधित है। तो जल, गर्म जल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम लोग को ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन बादल रहेंगे, ठीक है, जिस दिन बादल रहेंगे उस दिन नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बादलों वाले दिन हम लोग गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन से जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पे लकड़ी, दूसरा दिया गया यहाँ पे गोबर गैस, तीसरा दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा और जो चौथा है आपका कोयला दिया गया। ठीक है, तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का इसमें से उदाहरण नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा लकड़ी जो है ये हमारा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत होता है। गोबर गैस भी होता है और कोयला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा होता है, ठीक है, वो हमारा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सभी लोग जवाब देंगे। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, यहाँ पे पहले अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद पता चलेगा, ठीक है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। किसको? सौर ऊर्जा को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा दिया गया है, पवन ऊर्जा दिया गया है, जीवाश्म ईंधन दिया गया है और जय मात्रा। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि ऊर्जा स्रोत का अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है। तो सभी लोग याद रख लेंगे यहाँ पे जय व मात्रा, ठीक है। ये आपका जय जो मात्रा दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है 5वां नंबर का और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का इसमें से उदाहरण नहीं है पूछा गया है, ठीक है। पेट्रोलियम दिया गया ऑप्शन नंबर, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला दिया गया है। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम है, गोबर गैस है, कोयला भी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा होता है ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका सी राइट आंसर है, नाभिकीय ऊर्जा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग जब पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका 150 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल पूछा जा रहा है कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, मिनिमम पूछा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे 6वां का कि हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है या लकड़ी है, ठीक है। पृथ्वी पर यानी हमारे धरती पर, जो भी समझ सकते हैं अपने भाषा पे, ठीक है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर यानी जहाँ पे आप लोग हैं, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए कोयला दिया गया है, सूर्य दिया गया है, पानी दिया गया है, लकड़ी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सूर्य है, ठीक है, ये प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। हमको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन से चीज़ का कौन से ऐसे पदार्थ का बोल सकते हैं, कौन से ऐसे चीज़ को आवश्यक होती है? जैसे कि पहला दिया गया आपका हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और दिया गया एल्युमिनियम, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका हीलियम हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया आपका हीलियम, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है क्रोमियम, तीसरा दिया गया आपका तीसरा दिया गया यूरेनियम और चौथा दिया गया एल्युमिनियम। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। किसका? यूरेनियम का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मुख्य उदाहरण है? निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या स्रोत है। उदाहरण पूछा जा रहा है पवन चक्की, जल पंप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है विद्युत जनित्र या बायोमास संयंत्र। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र और बायोमास संयंत्र। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लेंगे
कि हमारा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत का जो उदाहरण है वो बायोमास गैस है, या सॉरी बायोमास संयंत्र है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 10 नंबर का, कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, पवनों का देश पूछा जा रहा है, किस देश को कहा जाता है। यूएस को, ठीक है, भारत को, जापान को, या डेनमार्क को। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। अमेरिका को यानी यूएस को, भारत को यानी इंडिया को, जापान को, या डेनमार्क को। फटाफट कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हम लोग पवनों का देश जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, डेनमार्क को बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डेनमार्क देश है इसको हम लोग पवनों का देश बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में। फटाफट से सभी लोग कमेंट कर देंगे एक बार से 11वें नंबर का, कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि नरौरा नाभिकीय जो विद्युत संयंत्र है ये हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, महाराष्ट्र। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आज सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। यहाँ पे किया जाता नहीं है, नहीं किया जाता पूछा जा रहा है कि हम लोग जब खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो कौन सा इनमें से ऐसा ईंधन है जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, या कोयला। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, देखिए एलपीजी जो हमारा है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है हमारा, इसका यूज करते हैं खाना पकाने में। बायोगैस का भी यूज करते हैं, कोयला का भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो हमारा सीएनजी है, ठीक है, इसका यूज हम लोग खाना बनाने के रूप में नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, ये देखिए आपके फिजिक्स से क्वेश्चन आ गए, बिकॉज यहाँ पे ऊर्जा था इसलिए ऊर्जा से क्वेश्चन उठ गया है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आप सभी को बताना है। देखते हैं कितने लोग फिजिक्स पढ़े हैं। कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। इसका आंसर नहीं दे पाए तो फिर क्या करेंगे आप लोग, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जूल में हमारा होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थित ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि जल विद्युत संयंत्र जो हमारा है, ठीक है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जो जल विद्युत संयंत्र हमारा होता है, अगर उसको किसी भी ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो हमारा नाभिकीय ऊर्जा होता है। कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र। तो इस सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट ले लेंगे। ठीक है, राइट आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया और सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पे सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। जो हम लोग सौर कुकर का यूज करते हैं वहाँ पे दर्पण पूछा जाता है, सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से सभी। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है सर्वाधिक। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से सभी। तो एक ही कोई दर्पण का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है सर्वाधिक। तो देखिए अवतल दर्पण कुछ आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और उत्तल लेंस इस तरह से बनता है। सॉरी, ये लेंस है, दर्पण नहीं बता रहे आप सभी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनते हैं अवतल उत्तल, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका अवतल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन, इसका तो आंसर सभी लोग दे सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री से पूछ दिया आप सभी के लिए। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? पहला दिया गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि नाभिकीय विखंडन हमारा 9 से यानी न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जो होती है न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रेरित करता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन दिया गया है ये राइट है आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। जो हम लोग का सौर कुकर होता है उसमें भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, जीवाश्म ऊर्जा का? फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते कितने लोग को पता है। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए हम लोग जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका नाम है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग सौर सेल को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? कार्बन का, कांच का, या फिर दिया गया सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का? फटाफट से सभी लोग कमेंट कर देंगे एक बार। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हम लोग सौर सेल बनाने के लिए करते हैं? सौर सेल जान रहे हैं ना, उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं? कार्बन का, कांच का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का? तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि एल्युमिनियम जो होता है इसका यूज हम लोग बेसिकली करते हैं, ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न किस रंग का पेंट किया जाता है? पेंटेड लिखा गया यहाँ पे, पेंटेड होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मतलब जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा रंग को उस बर्तन में मतलब प्रायः किस रंग का पेंट किया जाता है? श्वेत दिया गया है, काला दिया गया है, पीला और लाल। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं यहाँ पे, श्वेत, काला, पीला और लाल। तो देखिए लाल तो होता नहीं है, पीला भी नहीं होता, यहाँ पे आपका काला होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे जो काला ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और 20 नंबर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? इस क्वेश्चन को तो सभी को आंसर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनर्जी कंजर्वेशन का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? NO2 दिया गया है, CO2 दिया गया है, O2 दिया गया है, फिर NH3 दिया गया है। तो फटाफट से कमेंट करके एक बार बता देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, CO2 जो हमारा होता है ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, उत्तरदायी होता है, जिसके कारण अगर इसके कारण कमी हो जाए, ठीक है, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी लॉक हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका CO2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन को शायद हमने पहले बता दिए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत पूछा जा रहा है। देखिए जीवाश्म ईंधन की बात करें तो इसकी ऊर्जा का वास्तविक जो स्रोत है सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से क्वेश्चन, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी के लिए नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिन में, बदलाव वाले दिन में, गर्म दिन में, तूफानी वाले दिन में? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। देखिए सौर जल ऊष्मक की बात करें यहाँ पे तो ये गर्म से ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गर्म पानी के दिन नहीं किया जा सकता पूछ दिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिन होगा जो कि यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया, धूप वाले दिन, बदलाव वाले दिन और गर्म वाले दिन और तूफानी वाले दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए धूप वाले दिन में ये गर्म होते हैं, नहीं की बात किया है तो बदलाव वाले दिन में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आपका बदलाव वाले दिन में
ये गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये आपका बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? एक बार क्वेश्चन फिर से। आदर्श गैस, ठीक है, ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे। आदर्श गैस से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यहाँ पे होती है पूछा गया है, तो आप सभी को बताना है। मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि आदर्श ईंधन से इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें है ही नहीं, यानी मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गलत है। तो गाइज यहाँ पे 23 का ये क्वेश्चन बनता है आप सभी के लिए। 23 नंबर का, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो समाप्त होने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं हम कौन कौन से आंसर दे पाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग खोज के जरूर बताइएगा। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, या अभी अगर जिसे पता होगा नीचे कमेंट कर सकता है। जल्दी से कमेंट कीजिए 23 का कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैसें प्राप्त होती है। अगर किसी को पता होगा तो बता सकता है, अन्यथा इसमें नहीं है, आप बाद में भी कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे। पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, मीथेन से, हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 24, ठीक है। मैंने इतने ही बना पाए थे, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इससे आगे। तो क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हम लोग नाभिकीय संलयन से अगर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। किसका? हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो सिंपल याद रख लीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। और जितने लोग को फ्री पीडीएफ चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन का पीडीएफ अपलोड कर दिया है और इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।